ओके ओके, बैक क्रॉस में प्रॉब्लम आ रहा था क्या? यस मैम, एक क्वेश्चन था 17 नंबर। ओके ओके फाइन। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वील स्टार्ट विद बैक क्रॉस। बैक क्रॉस से स्टार्ट करते हैं सिंस उसमें कुछ डाउट्स आए हैं इसलिए। देखो, बैक क्रॉस का जो कंसेप्ट होता है दैट इज वेरी सिंपल, ओके, दैट इज वेरी सिंपल। बस ये टर्म न्यू है आपके लिए इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड टेस्ट क्रॉस। रिमेंबर टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़े थे? यस मैम। टेस्ट क्रॉस में क्या हो रहा था? one of the progeny from the F1 generation was crossed with the recessive parent of them, right? It was crossed with a recessive parent. एक recessive homozygous parent से cross करवा रहे थे हम F1 progeny का। Generally क्या होता है कि पेरेंट्स का क्रॉस करवाते हैं, फिर वी गेट द F1 जनरेशन, फिर F1 जनरेशन का क्रॉस करवाते हैं, फिर आता है F2 जनरेशन, F2 जनरेशन के क्रॉस कराने के बाद F3 जनरेशन। सो इट गोज ऑन इन दिस वे, राइट? Generally the parents are crossed to get F1 generation. Now the F1 generation is crossed to get the F2 generation, and F2 generation is crossed to get the F3 generation. जनरल ट्रेंड क्या होता है? जनरल ट्रेंड ये होता है कि पेरेंट्स का क्रॉस कराया, वी गेट द F1, उसके बाद F2, फिर F3। ये होता है जनरल ट्रेंड जो जनरली होता है। पर बैक क्रॉस के केस में क्या करते हैं? बैक क्रॉस के केस में हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इस डायरेक्शन में ना आकर के इट गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है? The F1 should normally be crossed with F1 to get F2, ऐसा होना चाहिए, F1 से F2 मिलना चाहिए। पर यहाँ पे क्या होता है? The F1 is getting crossed with the parent, ठीक है, यहाँ पे F1 is getting crossed with the parent to know the genotype of the parent, ठीक है। यहाँ पे F1 को क्रॉस करके बैक क्रॉस के केस में फॉरवर्ड क्रॉसिंग नहीं हो रहा, F1 से F2 नहीं मिल रहा, F1 को यूज करके हम पेरेंट के बारे में पता कर रहे हैं, ठीक है। सो द F1 is being crossed with the parent to know about the parent, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ये आगे जाने के बजाय ये पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज बैक क्रॉस, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। ये कंसेप्ट समझ में आया? बैक क्रॉस क्या है? यस मैम। ओके, हम तो टेस्ट क्रॉस को बैक क्रॉस ले सकते हैं। हाँ बोलो। हम टेस्ट क्रॉस को बैक क्रॉस की तरह ले सकते हैं। हाँ हाँ, अभी वही समझा रहे हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम अगर ये ड्रॉ करना है तो इसको कर लो। बैक क्रॉस के पास एक स्टेटमेंट लिख लो, बैक क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच F1 individuals, a back cross is a cross in which F1 individuals are crossed with any of the parent, यहाँ पर मेंशन नहीं है कि मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, कैसा पेरेंट, any of the parent, okay, any of the parent. So a back cross is a cross in which F1 individuals are crossed with any of their parents. And just draw this part, ठीक है। डेफिनेशन लिख लिया ना सबने? हाँ मैम। ओके गुड। यस मैम। Done? Okay. Now the back cross
can further be divided into outcross and test cross. Okay, back cross can be divided into outcross and test cross. अब टेस्ट क्रॉस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट टेस्ट क्रॉस, हमें पता है टेस्ट क्रॉस क्या होता है, पर आउट क्रॉस के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। आगे वाली चैप्टर्स में हम टेस्ट आउट क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं, बट सिंस यहीं पर एक क्वेश्चन आ गया आउट क्रॉस का, सो वी विल रीड अबाउट आउट क्रॉस हियर इटसेल्फ। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ आउट क्रॉस। व्हेन F1 ब्रैकेट में लिखो heterozygous individual, when F1 heterozygous individual is crossed with a dominant parent, is crossed with a dominant parent, is crossed with a dominant parent, then it is termed as ठीक है आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? When F1 पहले ये लिखो, इस साइड लिख लो पहले, वैसे तो बोर्ड विजिबल है ना आपके? Yes, ma'am. Okay, so I'll write it down. When F1 heterozygous individual is crossed with a recessive homozygous parent. मैम आउटक्रॉस में भी तो डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट होगा ना शायद? हाँ, आउटक्रॉस में डोमिनेंट और होमोजाइगस लिखे हैं ना। ओके यार, होमोजाइगस मेंशन नहीं किए हैं, तो यहाँ पे होमोजाइगस मेंशन कर लो। डोमिनेंट एंड होमोजाइगस, डोमिनेंट एंड होमोजाइगस। यहाँ पे भी मेंशन कर लो डोमिनेंट एंड होमोजाइगस पेरेंट। तो टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस दोनों ही फॉर्म्स है बैक क्रॉस का। दोनों में ही प्रोजेनी का जो क्रॉसिंग है वो हम पेरेंट से करवा रहे हैं, ठीक है। बैक क्रॉस में डोमिनेंट पेरेंट से करवाते हैं और टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं। डोमिनेंट में होमोजाइगस आउट क्रॉस में होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से करवा रहे हैं क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस में होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख लो, फिर आई विल राइट डाउन द एग्जांपल फॉर यू। मैम बैक क्रॉस फिर से एक बार समझाइए ना। बैक क्रॉस, ओके। जनरली क्या होता है, मेंडल ने क्या किया था, ही क्रॉस्ड F1 विद F1 टू गेट F2। F2 का F2 से क्रॉस करा के F3 लाते हैं। पेरेंट्स में क्रॉस करा के F1 लाते हैं, F1 में क्रॉस करा के F2 लाते हैं, F2 में क्रॉस करा के F3 लाते हैं।
यहाँ पर हम उल्टा जा रहे हैं, F1 के हेल्प से हम पेरेंट के जीनोटाइप को पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। F1 को पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हैं, which is going in the opposite direction. Normal direction is parent to F1, F1 to F2, F2 to F3. ये है नॉर्मल डायरेक्शन। पर यहाँ पर उल्टा जा रहे हैं, F1 का क्रॉस करवा रहे हैं टू गेट F2, सॉरी F1 का क्रॉस करा रहे हैं विद द पेरेंट टू गेट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। सो इसमें हम लोग क्रॉसिंग जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। पेरेंट के साथ क्रॉस करना इज गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज योर बैक क्रॉस। Back cross are of two types, test cross and out cross. Okay, so out cross में F1 generation का homozygous dominant parent से क्रॉस करवाते हैं और टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन का homozygous recessive parent से क्रॉस कराते हैं। ये दोनों क्रॉसेस जो है ये बेसिकली एनालिसिस है, एक्सपेरिमेंट्स है। किस चीज के एक्सपेरिमेंट है? पेरेंट का जीनोटाइप जानने के लिए एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। यस मैम। ओके, तो इसको रब करें। यस मैम। यस मैम। देखो F1 में हमारे पास हाइब्रिड आता है, राइट। तो ये F1 है हमारा। आउट क्रॉस में F1 का क्या कराते हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं। तो अगर पुनेट स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करें, सो वी गेट capital T, capital T, capital T, capital T, capital T, small t and capital T, small t. तो इस केस में फिर से सभी का फिनोटाइप क्या आ जाएगा? टॉल, राइट। फिनोटाइप सभी का टॉल आ रहा है ना? यस मैम। यस Okay. मैम। इसमें फिर से सबका फिनोटाइप टॉल आ रहा है। तो जहां पे आउट क्रॉस लिखियो वहां पे एक स्टेटमेंट लिखो, the generation obtained from this cross, the generation obtained from this cross, the generation obtained from this cross possess all dominant character. Possess all dominant character मतलब सभी का phenotype dominant ही आ रहा है, टॉल ही आ रहा है। फिर से possess all dominant character. I repeat, the generation obtained from this cross, the generation obtained from this cross possess all dominant character. मैम क्या? मैम इसका मतलब जो पेरेंट का जीनोटाइप है ये दोनों हो सकता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ हाँ, इसमें जीनोटाइप हम लोग फिर से नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर से ऑल डॉल आ गए, ठीक है। इसमें इसलिए जीनोटाइप फिर से नहीं पता चल रहा है, ठीक है मैम ना। तो पता ही नहीं, मैम इसमें पता ही नहीं चल रहा कि जीनोटाइप कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा पेरेंट का। इसमें जीनोटाइप पता नहीं चल रहा है। हाँ तो पूरा स्टेटमेंट तो लिखने दो, अभी स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, तो वो स्टेटमेंट तो पूरा लिखो कि the generation obtained from this cross possess all dominant character, so any analysis is not possible in the F1 generation. So any analysis is not possible in the F1 generation. पूरा लिखो। So any analysis is not possible in the F1 generation. क्योंकि यहाँ पे ऑल टॉल आ गया, अभी भी सब में डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिख रहा है, तो आउट क्रॉस के केस में कोई एनालिसिस हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फिर से सारा टॉल ही आ गया। वी डोंट नो कि कौन सा कैपिटल टी स्मॉल टी है, कौन सा कैपिटल टी है। So no analysis can be done in this case. Okay.
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी 1:1 का रेशियो आया था, याद है? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे देखो टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो 1:1 आया, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी का रेशियो 1:1 आया। तो इसमें हम एनालिसिस करके पता कर सकते हैं कि पेरेंट होमोजाइगस पेरेंट हेट्रोजाइगस है। इसके थ्रू पता चल जाता है कि पेरेंट हेट्रोजाइगस है और इस वजह से प्रोजेनी क्या क्या बन रहा है। वी कैन डू एनालिसिस ऑन दिस वन, क्योंकि इसमें अलग अलग फिनोटाइप्स नजर आ रहे हैं, पर जहां पे सारे सेम फिनोटाइप नजर आ रहे हैं वहां पे उस एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, सो द एनालिसिस फेल्स इन दिस केस। तो आउटक्रॉस में all you need to know is, बस ये जानना है कि आउटक्रॉस में the parent, the F1 generation is getting crossed with homozygous dominant parent. Test cross में the F1 generation is getting crossed with homozygous recessive parent. यहाँ पे homozygous dominant parent, यहाँ पे homozygous recessive parent. इस केस में all dominant character आता है और इस केस में dominant is to recessive 1:1 के रेशियो में देखने को मिलता है। ठीक है, एंड दीज आर बोथ फॉर्म्स ऑफ बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस दो तरह का होता है, वन इज योर आउट क्रॉस एंड द अदर वन इज योर टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में भी तो यही हुआ था, सेम टू सेम। तो टेस्ट क्रॉस ही तो है ये, ओ सॉरी सॉरी। टेस्ट क्रॉस ही तो है। मैम 18 नंबर बता दीजिएगा थोड़ा सा। 18 नंबर, जस्ट अ यस सेकंड। मैम। जस्ट अ सेकंड, देखने दो 18 नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। मैम थर्ड भी बता दीजिएगा। थर्ड भी बताते हैं, रुको, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहला डाउट कौन था? 18 था ना? यस मैम। ओके, ये था क्या क्वेश्चन? यस ऑन मैम। क्रॉसिंग रेड एंड व्हाइट फ्लावर। यस। ओके, किसी का बना है ये क्वेश्चन नंबर 18? देखो सारे लोग, क्या कह रहा है? ऑन क्रॉसिंग रेड एंड व्हाइट फ्लावर plants, the ratio of red and white flowers in F2 are in the ratio 60:20. ठीक है, तो F2 का रेशियो क्या आ रहा है? 60:20, राइट? 60:20 को हम लोग रिड्यूस करके 3:1 लिख सकते हैं क्या? यस मैम। हाँ, 3:1 लिख सकते हैं। ओके ओके, so on crossing red and white flower plants, the ratio of red and white flower
in the F2 generation was 60 into 20, 60 is to 20. So red flower, red का frequency क्या है? 3/4 है और white क्या है? 1/4 है. Now the question is, then on selfing the heterozygous red flower, the offspring would be heterozygous red flower को अगर हम क्रॉस करते हैं तो okay, this was homozygous red flower. अगर heterozygous red flower को क्रॉस करते हैं तो offspring क्या आएगा? तो रेशियो क्या आएगा offspring का? हम किससे हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर को व्हाइट वाले से On selfing the heterozygous red flowered plant, the offspring would be हम क्रॉस किससे करवाएंगे? व्हाइट फ्लावर प्लांट से। सेल्फिंग कराने बोला जा रहा है, सेल्फिंग selfing सेल्फिंग लिखा हुआ है, selfing था। अच्छा फिर से बोलो। हेलो, यस मैम। ये किसका बना है बताओ पहले। मैम मेरा बना है बट हम श्योर नहीं है कि मेरा प्रोसेस सही है कि नहीं है। अच्छा, तुम्हारा आंसर क्या है? मैम आंसर आ मैम, गया 72:20। ओके, आंसर आ गया है। ओके, चलो यहाँ पे कौन बताएगा कि प्रोसेस क्या है? फिर भी ट्राई करो, लेट्स गिव इट एन अटेम्प्ट। जिसका भी बना है या कोई भी अगर ट्राई किया है तो प्रोसेस क्या यूज की हो इसमें? मैम पहले ना हम रेड और व्हाइट फ्लावर के लिए ना वो 3:1 का रेशियो जिसमें आएगा वो हम एक बार मतलब कैपिटल मतलब होमोजाइगस यूज किए, एक बार हेटेरोजाइगस यूज किए थे। तो मेरा हेटेरोजाइगस में 3:1 आया था, फिर उसको हेटेरोजाइगस को ये सेल्फिंग किए थे तो उसमें भी 3:1 का रेशियो आएगा, तो वो कट करेंगे तो 72:24 का आंसर आएगा। ओके ओके, सो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3:1 का रेशियो है। अब हमारे पास ऑप्शंस में दिया हुआ है 72/24 दिया हुआ है, उसके बाद ऑप्शन में है 40/60, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन में 52:48, 52/48 लिख लो यार, और उसके बाद ऑप्शन में है 84:16। ठीक है, यहाँ पे 3:1 में रेशियो आया था 60/20 को रिड्यूस करने से। अब आर हेटेरोजाइगस आर का क्रॉसिंग कर लो, हेटेरोजाइगस आर का क्रॉसिंग कर लो। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि कोडोमिनेंस है। रेड और व्हाइट फ्लावर के क्रॉस करने से 3:1 आया है, तो ये कोडोमिनेंस का केस नहीं है। अगर कोडोमिनेंस का केस होता तो 1:2:1 आता। अब क्वेश्चन में, क्वेश्चन के सेकंड हाफ में दिया हुआ है कि हेटेरोजाइगस रेड के सेल्फिंग से क्या रेशियो आ रहा है। तो हेटेरोजाइगस रेड के सेल्फिंग के रेशियो को भी हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 3/1, 3:1। रेड कितना है? 3 रेड है और 1 व्हाइट है, so red is to white is equals to 3:1। ठीक है, अब 3:1 आ गया, क्रॉसिंग से भी सेल्फिंग से भी 3:1 आया। अब इसमें से देखो किसका रेशियो 3:1 आ रहा है? 72:20। इसका रेशियो आ रहा है 3:1, ये 2:3 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये जो है दिस इज कमिंग आउट टू बी 4:1, सो 3:1 रेशियो पहले वाले का आ रहा है। सो द आंसर शुड बी 3:1, दैट इज 72:24। ठीक है, ठीक है, बताओ। यस मैम। Okay, मैम हाँ, तब बोलो। वो रेशियो का क्या काम था जो दिया हुआ है 60:20 का, वरना ऐसे ही अगर हाँ, उस रेशियो का काम था तुमको ये बताना
हम लोग स्नैपड्रैगन या मिराबलिस जलापा के केस में पढ़े थे, कोडोमिनेंस का केस। तो तुमको ये बताना काम था कि यहाँ पे कोडोमिनेंस नहीं लग रहा है, इसलिए 3:1 रेशियो है। अगर कोडोमिनेंस लगता तो 1:2:1 का रेशियो आता। तो कोडोमिनेंस मत लगाओ, क्योंकि अगर यहाँ पर कोडोमिनेंस लगाती, अगर वो रेशियो ना गिवन होता और तुमको लगता कि कोडोमिनेंस का केस है, और सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, तो यहाँ पे रेशियो गड़बड़ हो जाता, 1:2:1 का रेशियो आ जाता। तो वो सिंपली ये बताने के लिए है कि कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस नहीं है, ये सिंपल मेंडल्स लॉ से बन रहा है। ठीक है, वो दिस Okay, वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट हाफ जो है क्वेश्चन का, वो बेसिकली सिर्फ आपको घुमाने के लिए है, बट उसके हेल्प से आपको रेशियो मिल जाएगा 3:1, और जैसे ही 3:1 का रेशियो मिला, यू कैन नो दैट 3:1 का रेशियो मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन में आता है मेंडल्स लॉ में। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर सिंपल क्रॉसिंग कर देना है, सिंपल मेंडल्स क्रॉसिंग कर देना है पुनेट स्क्वायर बना करके, और यहाँ पर पिंक का कोई केस अराइज नहीं होगा। जनरली हम लोग स्नैपड्रैगन पढ़े, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिराबलिस जलापा पढ़े हैं, तो वहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर को पिंक अज्यूम करते थे, वहां पिंक लेते थे स्मॉल आर और कैपिटल आर को। पर यहाँ पे मेंडलिज्म है, तो यहाँ पे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज इक्वल्स टू रेड, नॉट पिंक। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? मैम मेरा मैम 3। 3 था ना? Okay. When ABC is crossed with ABC, then the ratio of hybrid of all the 3 genes. For all the 3 genes. Okay. Question number 3 कोई बनाया है? यस मैम। यस मैम। Answer आया है? यस मैम। यस मैम। Okay. Cross क्या कराना है? Small a, capital B, small c, multiplied with capital A, small a. चलो बताओ यहाँ पे गिनीज क्या कर रहा है? मैम कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल सी। ये बन रहा है ना? यस मैम। यहाँ पे एक टाइप ऑफ गेमीट्स बन रहा है। क्या क्या है गेमीट्स? सबसे पहला तो चलो ड्रॉ कर ही देते हैं। पहले 2 को कंसिडर करो, इन दोनों को कंसिडर करो, सी से बाद में करवा लेंगे। गेमीट्स बना रहे हैं अभी। अब सी से क्रॉस करा लो एक बार, कैपिटल सी से स्मॉल सी से। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास गेमीट्स। नाउ लेट्स डू द क्रॉसिंग। ऐसे ही कुछ किया था ना?
यस मैम। A B B C C, इसका आ रहा है A B B C C, इसका आ रहा है क्रॉस इसी से करवा रहे हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है एक लाइन में लिखने का, इसलिए ऊपर नीचे लिख रहे हैं A B B C C. For this we get आंसर क्या है 1/8 है क्या? वन बाई ma'am. एट है आंसर। यस मैम। ओके देखो क्वेश्चन क्या है, when small a capital B small c is crossed with capital A capital B small c small c, तो इन दोनों का क्रॉसिंग करवाना है। ये बेसिकली हमारा पुनेट स्क्वायर है। मेरे बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं था कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख सके, इसलिए हम ऊपर नीचे करके लिखते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन में है कि रेशियो ऑफ हाइब्रिड फॉर ऑल द 3 जीन्स, कौन सा ऐसा हाइब्रिड्स बना है, यहाँ पे कौन सा ऐसा हाइब्रिड है जिसमें तीनों जीन्स में हाइब्रिड नजर आ रहा है, कौन सा ऐसा प्रोजेनी है जिसमें तीनों जीन्स में हाइब्रिड नजर आ रहा है। यहाँ पे 3 जीन्स है, एक है जीन ए, एक है जीन बी, एक है जीन सी। हाइब्रिड होने का मतलब है कि इस जीन का भी हेट्रोजाइगस होना, इसका भी हेट्रोजाइगस, इसका भी हेट्रोजाइगस होना। तो कौन सा ऐसा जीन, कौन सा ऐसा प्रोजेनी है, कितना ऐसा प्रोजेनी है, रेशियो पूछ रहा है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंट और वी हैव टू कैलकुलेट इन फ्रैक्शन। रेशियो पूछ रहा है कि कितने ऐसे प्रोजेनी है जिनमें कि ए का भी हाइब्रिड है, बी का भी हाइब्रिड है और सी का भी हाइब्रिड है। तो इसको हमको तो देखो, एक ही दिख रहा है मैम, हाँ एक ही दिख रहा है। एक ही दिख रहा है ना। हाँ यहाँ पे ए का तो हाइब्रिड है, सी का तो हाइब्रिड है, पर बी का नहीं है। यहाँ पर ए का भी नहीं है, बी का भी नहीं है, सिर्फ सी का है। यहाँ पर ए का है, बी का है, सी का है, सो दिस इज अ हाइब्रिड। यहाँ पर ए का हाइब्रिड नहीं है, बी का है और सी का है। यहाँ पर ए का हाइब्रिड है, बी का नहीं है, सी का भी नहीं है। यहाँ पर ए का नहीं है, बी का भी नहीं, सी का भी नहीं। यहाँ ए का भी नहीं, सी का भी नहीं, बी का है, यहाँ पर भी नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें तीनों जीन्स का हाइब्रिड प्रेजेंट है। तो आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, out of 8 progenies only one is having the hybrid of all the 3 genes, so the ratio comes out to be 1/8। ठीक है, समझ गया मैम। हाँ बोलो क्या। मैम हम बोल रहे थे कि इसमें जैसे ऑप्शन में सबका आगे पे 1/, ही है, तो हम लोग बस पीछे का 8 अगर निकाल लेंगे तो आंसर तो मिल ही जाएगा ना, मतलब क्रॉस करने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा। 8 निकाल लो तो आंसर मिल जाएगा। ये फ्रैक्शन मैम में दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे आंसर में फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो मैम हम लोग नंबर ऑफ गैमेट्स निकाल के सीधा इनटू करके, मतलब क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, तब नंबर ऑफ गैमेट्स निकालेंगे और दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना आंसर। हाँ वैसे भी आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। ठीक है ठीक मैम। है, इस प्रोसेस से भी आ जाएगा, वैसे भी करने से आ जाएगा और इस प्रोसेस से भी आ जाएगा। जब ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना जेनेटिक्स का, तो खुद ब खुद इजियर वे निकाल पाओगे जेनेटिक्स के क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने का। पर उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। पर जो लोग अभी कम प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो लोग, जो लोग अभी कम प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चंस का, वो लोग हमेशा पुनेट स्क्वायर ही से ही बनाओगे। जब तक पुनेट स्क्वायर पे मास्टर ना हो जाओ, जब तक पुनेट स्क्वायर पे कॉन्फिडेंस ना आ जाए,
तब तक ट्रिक्स पे मत जाना, ठीक है। पर जो लोग पुनेट स्क्वायर अच्छे से बनाने लगे हैं और जो बहुत क्वेश्चंस बना चुके हैं, वो खुद ब खुद इसमें ट्रिक्स बनाना सीखने लगेंगे, वो खुद ब खुद मैम देखकर ही आंसर बता देंगे। मैम हाँ, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी, मैम इसमें गैमेट्स क्या फॉर्म होगा? किसमें, सेकंड वाले में? नहीं 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 मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल, ओके, हाँ एक लिखिए। सेकंड एक सेकंड, अभी जस्ट थंडरिंग हुआ, हम सुन नहीं पाए, फिर से बोलो। कैपिटल ए, हाँ कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, हाँ स्मॉल सी, ओके। स्मॉल सी। ए का कोई एलीम नहीं है? नहीं मतलब है, था कैपिटल ए, तो उससे तो एक ए निकल के आ गया ना। हाँ, तो दोनों को अभी बताओ ना, ठीक है। इसका गिनीज क्या फॉर्म होगा? हाँ गैमेट क्या फॉर्म होगा? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया? यस मैम। इसमें गैमीट फॉर्मेशन के लिए किसी भी दो जीन को पहले पिक कर लो। तो क्योंकि ए होमोजाइगस है तो ए से बाद में भी क्रॉसिंग करवा सकते हो, या चाहो तो पहले ए को ही ले लो, पहले ए और बी को ले लो, गैमीट्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। स्मॉल बी है यहाँ पे, तो ए बी, ए स्मॉल बी, ठीक है, ये आ गया। आप सी को लो, कैपिटल सी और मैम आप स्मॉल सी को लो। कैपिटल ए को 2 बार क्यों लिए मैम? ये दोनों तो सेम ही है, तो इसको एक ही लेंगे ना? हाँ, एक बार भी ले सकते हो, लास्ट में डबल कर देना, वो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितने गैमीट्स फॉर्म होंगे? हम 4। अच्छा हाँ, सॉरी, हाँ एक ही ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ तो नहीं भी लेंगे तो ठीक रहेगा ना? हाँ, वो नहीं भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि सेम ही आएगा बाद में गैमीट्स वैसे भी। ये गैमीट्स होगा 2 to the power 4, और हमेशा एडवाइजेबल है कि पहले नंबर ऑफ गैमीट्स फाइंड कर लो कि कितने नंबर ऑफ गैमीट्स बन रहे हैं, उसके बाद गैमीट कैलकुलेट करो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता कि बिना कैलकुलेट किए हुए हम सॉल्व किए जा रहे थे, ठीक है। ये ए अगर 2 बार लिख लेते तो सेम गैमीट्स बनता, यहाँ पे सेम गैमीट्स बनता, और उस गैमीट को हम लोग काटते यहाँ पे फिर, क्योंकि एक गैमीट को 2 बार नहीं लिखना है, तो उसमें हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट होता। तो उससे बेटर है कि यहीं पर एक ए ले लो, दूसरे ए को रिमूव कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये सेम गैमीट्स बन रहा है ना, तो यहीं पर अगर रब कर लो तो हम थोड़ा टाइम सेव कर लेंगे। तो ये गैमीट्स बन रहा है इससे, ठीक है दीक्षा? जी मैम। ये तो इजी था। मैम अगर इसका सेल्फिंग कराना हो तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना? सेल्फिंग कराना हो, 4 गैमीट्स है ना, 16 प्रोजेनी बनेंगे टोटल, ठीक है, करके देख सकते हो, थोड़ा नहीं बड़ा मैम, है। इसमें ना मैम ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें रेशियो पूछ रहा है, तो हम इतने बड़े का रेशियो कैसे बताएंगे? 9:3:3:1 है ना? 9:3:3:1 होगा, मैं बिना देखे ही बता दी। क्योंकि अच्छा नंबर ऑफ गैमेट से तो पता चल ही जा रहा है ना, 4 है, 4 यहाँ पे 4 बन रहा है और इसका सेल्फिंग कराना है, तो 4 into 4 क्या होता है? 16 होता है। हाँ मैम। 16 होता है, तो 16 प्रोजेनीज बन रहा है ना। गैमीट्स कितने हैं? इधर 4 गैमीट्स हैं, इधर 4 गैमीट्स है, तो 4 into 4 कितने प्रोजेनी बनेंगे? 16 प्रोजेनी बनेंगे। तो अब इस रेशियो को देखो, यहाँ पे रेशियो क्या क्या है? एक है 3:1, 3:1 में कितने प्रोजेनी बन रहा है? 3 + 1 4 प्रोजेनी बन रहा है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 9:3:3:1, इसमें कितने प्रोजेनी बन रहे हैं? 16, तो इसका बनने का चांसेस है। अब आगे भी देख लो, 1:1 में 2 प्रोजेनी बन रहा है,
तो ये भी नहीं होगा, और लास्ट वाला जो रेशियो है वो भी 16 नहीं है, तो उसमें भी नहीं होगा। तो दिस विल बी योर आंसर। समझ गए मैम। ठीक है, या फिर देखो हम ऐसे बता दिए क्योंकि आई एम यूज्ड टू इट, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में। पर आप लोग नए हो तो व्हाट यू कैन डू इज पूरा पुनेट स्क्वायर दोबारा से बनाओ और फिर उससे रेशियो निकालो। पर वो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम के लोग हैं उसमें, तो बेटर है कि नंबर ऑफ प्रोजेनी निकाल लो और इसमें से देख लो कि कौन से क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो रहा है, कौन सा आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट है। मैम हाँ मैम हम बनाए थे पुनेट स्क्वायर तो बहुत बड़ा था, और फेनोटाइपिक रेशियो उसमें कैसे निकालेंगे, कुछ पता ही नहीं है कि मतलब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स पे निकाले। ऑब्वियसली फिनोटाइपिक रेशियो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नहीं पता ना कि ए कौन सा कैरेक्टर है, बी कौन सा कैरेक्टर है, सी कौन सा है। तो इसमें खुद ही अज्यूम करना पड़ेगा। लेट से ए को टॉल ले लो, कैपिटल ए को, तो स्मॉल ए ड्वार्फ हो गया। कैपिटल बी को राउंड ले लो तो स्मॉल बी रिंकल्ड हो गया। कैपिटल सी येलो हो गया तो स्मॉल सी ग्रीन हो गया। वैसे कर सकते हैं, पर वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उससे ज्यादा आसान है कि इस स्टेप से चलो, इसमें एक बार में आंसर निकल जाएगा। वैसे एक चीज होता है आपके एग्जाम में, ट्राई हाइब्रिड रेशियो के क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। ये ट्राई हाइब्रिड रेशियो है, ठीक है। डाई हाइब्रिड तक ही जनरली क्वेश्चन आता है, पर सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, देखते हैं इस साल अगर फिर नीट का क्या होता है क्या नहीं। तो जितना भी खुन्नस होता है ना, जैसे पिछले साल भी नीट डिले हुआ, इस साल अभी देखो क्या होता है, अगले साल का तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसीलिए अगले साल क्या पैटर्न आएगा क्या नहीं, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जैसे इस बार जो नीट होगा उसमें मोर और लेस हम लोगों को पता है कि पेपर इजी साइड पे होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उनका पिछले साल भी पढ़ाई हैम्पर हुआ है, इस साल भी हो रहा है, तो इसलिए मोर और लेस उनका इजियर साइड पे होना चाहिए। पर अगले साल का क्या सिचुएशन रहता है वो नहीं पता, तो एग्जामिनर अगर 2 साल का खुन्नस निकालने जाए तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो इसलिए ट्राई हाइब्रिड भी प्रैक्टिस करो, पर मेनली डाई हाइब्रिड तक ही ज्यादा क्वेश्चंस आता है, ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। ओके, कोई और क्वेश्चन? यस मैम, एक मेरा क्वेश्चन था तो थोड़ा दिन पहले पूछे थे हम। बताना क्या था? एक सेकंड में व्हाट्सएप में भेज दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है। मैम भेज दिए वो। ओके, हम चेक कर लेते हैं। रेड कलर थोड़ा कम विजिबल है ना? ओके, क्वेश्चन इज a common test to find the genotype of a hybrid is by crossing of F2 progeny with female parent, studying the sexual behavior of F1 progeny. No. Crossing of F1 progeny with male parent, crossing of one of F2 progeny with male parent. ऑप्शन नंबर 3 है क्या? मैम देखना पड़ेगा, एक सेकंड देख के बताता हूँ। ओके, इस डीपीपी में किसी का और कोई डाउट?
be here. कल आप लोगों के पास एक न्यू होमवर्क आ जाएगा, सो बेटर है कि डीपीपी 1 को जल्दी से क्लियर करो, कंप्लीट करो, क्योंकि फिर बैकलॉग जमा होता जाएगा कि डीपीपी 1 भी करना है, 2 भी करना है। बहुत किसी का होमवर्क नहीं आया है अभी तक मेरे पास, एनसीईआरटी आंसर्स जो है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो ताकि होमवर्क का बैकलॉग ना रह जाए। यस मैम, 31 का सी है। सी है ना? देखो F1 पेरेंट का, F1 प्रोजेनी का क्रॉस करवाते हैं, ये बेसिकली टेस्ट क्रॉस ही है। मैम F1 आउट क्रॉस हुआ ना? हाँ मैम ये तो आउट क्रॉस हुआ ना, मेल पेरेंट से करवा रहे तो नहीं, मतलब मेल अगर डोमिनेंट हुआ तो पेरेंट तो जरूरी नहीं कि आउट क्रॉस हो। जनरली हम लोग का टेंडेंसी होता है ना कि कैपिटल टी है तो इसको मेल ही कंसिडर करते हैं। ये फीमेल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल डॉल हो और मैन डॉफ हो, मतलब मेल डॉफ हो। ठीक है, तो एक्चुअली ये पेरेंट फादर भी हो सकता था, ये पेरेंट मदर भी हो सकती थी। तो डायरेक्टली बोलते तो बैक क्रॉस है एक तरह से, बस वही ना। हाँ बैक क्रॉस है, ये बैक क्रॉस है, फॉर श्योर बैक क्रॉस है। ठीक है, ओके चलो लेट्स मूव अहेड देन। इस डीपीपी में कोई डाउट नहीं और किसी को? चलो वी आर डन विद दिस नाउ। मैम हाँ हाँ मैम हाइब्रिड का एक बार डेफिनेशन लिखवा दीजिए ना, ताकि हम भूले ना फिर। अच्छा ठीक है। जस्ट अ सेकंड। ओके, तब तक बताओ कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मैम क्रोमोसोम के ऊपर क्रोमोसोम। डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है, में होता है। क्रोमोसोम मतलब के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, हाँ, सॉरी। ओके अच्छा, हाइब्रिड का डेफिनेशन लिखो। द ऑफस्प्रिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, the offspring of two organisms of different species slash डालो, of different species of different species, varieties or different genes. different genes मत लिखो, different alleles लिख लो। और कैरेक्टर, सॉरी हम डिफरेंट कैरेक्टर्स डायरेक्ट हो सकता है। कैरेक्टर्स ज्यादा सही है। मैम वो जो आप डोमिनेंट वाला बोली थी ना, क्या बोली थी, एक बार फिर से बोलिए ना, हम वो हिंदी में लिख लेंगे अपने कॉपी में, हम भूलेंगे नहीं फिर। डोमिनेंट क्या वाला मतलब जो आप बोल रही थी कि हाइब्रिड में कौन सा, आप बोल रही थी कि दोनों डिफरेंट अलील होना चाहिए, क्या तो बोल रही थी आप? अच्छा देखो, हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड का सिंपल अगर समझो, हाइब्रिड होता है किसी दो बहुत अलग चीज का मिक्सचर। ठीक है, किसी दो अलग अलग एलिमेंट्स के मिक्सचर को हाइब्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर कैपिटल ए है तो ये हाइब्रिड नहीं है, क्योंकि दोनों एलील सेम है। अगर यहाँ स्मॉल ए है तो हाइब्रिड नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये दोनों हाइब्रिड्स नहीं है, नॉट हाइब्रिड्स। पर यहीं पर अगर हम लोग कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए लिख लें तो एक डोमिनेंट अलील है, एक रिसेसिव अलील है।
डोमिनेंट इज द ऑपोजिट ऑफ रिसेसिव। तो डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील के मिक्सचर से जो बन रहा है दैट इज अ हाइब्रिड। समझ गए, थैंक यू। ठीक मैम है, जो हेटेरोजाइगस होता है वही ना? जो हेट्रोजाइगस है वही हाइब्रिड है। हाँ ठीक है, आगे बढ़े फिर। हाँ यस मैम एक बार 22 नंबर बताइए ना प्लीज। अच्छा 22 नंबर, जस्ट a second. Two. Okay. Up in a plant, red fruit is dominant over yellow fruit. Tallness is dominant over shortness. If the plant capital R, capital R, capital T, small t is crossed with small r, small t, small t. यही है ना क्वेश्चन? यस मैम। ओके कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी का क्रॉस कर रहे हैं स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ। अब डोमिनेंट ट्रेट्स क्या है हम लोग के पास? रेड इज डोमिनेंट ओवर येलो और टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस। तो आर इज फॉर रेड, स्मॉल आर इज फॉर येलो, कैपिटल टी इज फॉर टॉल, स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फ। यहाँ पे एक ही गैमीट बन रहा है, यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, दो गैमीट्स बन रहा है, राइट? दो ही गैमीट है ना यहाँ पे, तो सही लिखे है ना, कुछ और तो नहीं है? नो मैम यही है। So this is coming out to be red and tall. ये क्या होगा? रेड, रेड है ना ये? यस मैम रेड और डॉग। रेड और ड्वार्फ। 22 नंबर था। ओके, रेड और ड्वार्फ। तो अब प्रोजेनी ढूंढना है। पहला ऑप्शन है ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी टॉल एंड रेड, नहीं। सेकंड ऑप्शन है 25% विल बी टॉल एंड रेड, नहीं। ये कितना है? ये 50% है और ये 50% है। 1:1 का रेशियो आया ना, तो 1:1 का रेशियो मतलब 50%, 50%। 50% will be tall with red fruit. Tall and red 50%. ठीक है, ओके मैम, थैंक यू समझ गए। समझ गए? यस मैम। मैम एक बार 9 देखिए ना। 9, ओके। वैसे डाउट पूछना इज अ गुड थिंग, क्योंकि उससे टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो पर फिर भी सारे के सारे सॉल्व करके सेंड करना हमको। 9, ओके। A cross between capital A, small a, capital B, capital B. ये नहीं बना क्या? नहीं मैम, क्रॉस तो कर रहे लेकिन मेरा वो रिजल्ट नहीं आ रहा कैपिटल ए। कोई और सॉल्व किया है जिसका आया हो सही रिजल्ट? यस मैम। यस यस मैम। मैम। दीक्षा, मैम मेरा अभी जो आप जैसे सिखाई थी ना मैम वैसे ही किए पर नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या यूनिट बन रहा है? ए मैम बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल बी। ओके।
कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, वन है क्या आंसर? यस क्या हुआ था दीक्षा इसमें? सॉरी मैम, वो कैपिटल स्मॉल है और स्मॉल बी को हम अलग अलग ले लिए और क्रॉसिंग करवा दिए। ठीक है, अगर किसी और का भी डाउट ये था तो देख लो, ऐसे होगा। इस डीपीपी में कोई भी और डाउट? अभी तक तो नहीं, बाद में होगा तो। बाद में होगा, हमको दोबारा से ओपन करना पड़ता है पूरा। चलो कोई नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। सो वी आर स्टार्टिंग विथ यस, ये वाला साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? कौन सा? अभी जो दीक्षा पूछी थी। यस बस दीक्षा कौन सा 9 क्वेश्चन था? मैम 9 9 9 9। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। We are talking about cytoplasmic inheritance now. इलेवेंथ में सेल चैप्टर सबका पढ़ा हुआ है? हाँ मैम। यस मैम। पढ़ा हुआ है सबका? ओके। न्यूक्लियस के अलावा भी डीएनए कहीं मिलता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में शायद। माइटोकॉन्ड्रिया पे मिलता है, राइबोसोम्स मैम पे मिलता है, राइबोसोम में। हाँ। क्लोरोप्लास्ट पे भी मिलता है, हाँ प्लास्टिड में वही। प्लास्टिड्स पे, क्लोरोप्लास्ट पे मिलता है। ठीक है, अभी देखो क्या होता है कि लेट्स से दिस इज आवर सेल। एक नॉर्मल सेल है ये। इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस ड्रॉ करता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। बाहर में बहुत सारे और ओके। अब जो जीन्स न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो जो जीन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, अभी कुछ मत लिखना, ठीक है? आई गिव यू टाइम टू राइट। उसको बोलते हैं कैरियोजीन। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो वर्ड कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे हमारे कैरियो जीन्स। न्यूक्लियस के बाहर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी जीन्स हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लास्टिड में हो, माइटोकॉन्ड्रिया में हो, राइबोसोम में हो, क्लोरोप्लास्ट में हो, साइटोप्लाज्म में जितने भी हमारे जीन्स प्रेजेंट होंगे दैट विल बी नोन एज द साइटोजीन। ठीक है, अब हेडिंग लिखो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट whose name was कार्ल कॉरेंस। ठीक है, कार्ल कॉरेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस। मैम ये वही है ना जो कोडोमिनेंस डिस्कवर किए थे? नहीं मतलब क्या नाम था? हाँ हाँ, यही है। हाँ यही है, कॉरेंस ही है।
ठीक है, ओके। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर विच इज कंट्रोल्ड बाय साइटोजीन और साइटोप्लाज्म। अब इसका डेफिनेशन लिखो, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का डेफिनेशन लिखो, हम मार्क कर रहे हैं स्क्रीन पर, स्क्रीन पर मार्क कर रहे हैं, वो लिखो। दिस इज योर डेफिनेशन। स्क्रीन सबको विजिबल है ना? यस मैम। This is your definition. Inheritance of characters which are controlled by cytogene or cytoplasm is known as cytoplasmic inheritance. अभी तक हम लोग inheritance जो देख रहे थे, genes जो देख रहे थे, they were mainly confined inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में जो जीन है उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ पर साइटोजीन्स के बारे में स्टडी करना है इस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है? ऐसा इनहेरिटेंस जहां पर कि कैरेक्टर्स दैट आर बीइंग पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द क्रोमोसोम और द कैरियोजीन, बट इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द साइटोप्लाज्म और साइटोजीन। तो वो डेफिनेशन लिखो। Okay, so the genes that are present in the cytoplasm is known as the cytogene, और इसको प्लाज्मा जीन भी बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन बोलते हैं। और जितने भी साइटोजीन प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, उन सबके सम टोटल को बोला जाता है प्लाज्मॉन। सो राइट द सेकंड सेंटेंस एज वेल कि साइटोजीन क्या होता है, प्लाज्मा जीन क्या होता है। साइटोजीन को ही प्लाज्मा जीन बोलते हैं। Any gene that is present in the cytoplasm of the cell, any gene that is present outside the nucleus of the cell is called cytogene or plasma gene. और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बाहर, सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स इन अ सेल इज नोन एज प्लाज्मॉन। ठीक है, इतना लिख करके स्टॉप एंड लेट मी नो, इतना लिख करके रुकना। हो गया मैम। नहीं मैम, क्या? नहीं हुआ है, थोड़ा सा रुकिए ना। अरे हम रफ थोड़ी कर रहे थे। हम डायग्राम भी ड्रॉ कर ले क्या? सॉरी क्या? हम डायग्राम भी ड्रॉ कर ले क्या? कर लो, याद रखने में ज्यादा आसानी होगा। इतना तामझाम बनाने का जरूरत नहीं है, जितना सिंपली बना सको बना लो। ओके मैम। मैम साइटोप्लाज्म में कैसे जीन ट्रांसफर होता है? साइटोप्लाज्म में कैसे जीन ट्रांसफर होता है मतलब कैसे प्रोजेनी पे जाता है? हाँ हाँ। मियोसिस दो स्टेप्स में होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में होता है न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस में होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो जितना भी जीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा वो सारा जीन साइटोकाइनेसिस के बाद दोनों डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। यस मैम, हो गया, डन, लिख लिया। ओके, ठीक है। अब
अब नेक्स्ट लिख लो द डेफिनेशन ऑफ कैरियोजीन। कैरियोजीन क्या होता है? अ जीन विच इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। यहाँ पे इन द न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर। ऑन द न्यूक्लियस मत लिखना कोई भी, न्यूक्लियस पर नहीं होता है, न्यूक्लियस के अंदर जीन प्रेजेंट होता है, कैरियोजीन बोलते हैं उसको। तो इसका मतलब डीएनए। डीएनए, हाँ, डीएनए मटेरियल जो कुछ भी प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। डीएनए सेल के बाहर भी प्रेजेंट होता है, वैसे डीएनए सेल के बाहर भी प्रेजेंट होता है। और जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब उसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा वहां पे ये कंसेप्ट। मैम साइटोप्लाज्म में पहले से तो जीन नहीं रहता होगा, न्यूक्लियस से ही आता होगा। न्यूक्लियस से ही जीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूक्लियस में ही जस्ट अ सेकेंड, हाँ, न्यूक्लियस में ही हमारे पास न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में पोर्स प्रेजेंट होते हैं थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। तो सिर्फ साइटोप्लाज्म में क्यों ही आता है, अब और कोई इसमें क्यों नहीं आता है? न्यूक्लियस के अलावा सेल में क्या बचता है? मैम जैसे गोल्जी बॉडी है, फिर नहीं राइबोसोम में तो होता ही है। नहीं नहीं नहीं, सब में, उन सबके पास अपना डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, बिकॉज दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल्स, ये खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्गी गोल्जी बॉडीज बॉडी को खुद से रेप्लिकेट करने का जरूरत नहीं होता है। गोल्गी तो बॉडीज इसमें क्यों नहीं आता मैम? हाँ, तो इसमें क्यों नहीं आता है डीएनए, जबकि ये भी न्यूक्लियर पोर्ट से ही अटैच्ड है? और इसमें डीएनए नहीं आता है, गोल्गी बॉडीज में या किसी में डीएनए आता नहीं है न्यूक्लियस से। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, राइबोसोम्स के पास अपना डीएनए होता है। इनफैक्ट न्यूक्लियस के अंदर 80s टाइप ऑफ डीएनए होता है और साइटोप्लाज्म में 70s टाइप ऑफ डीएनए होता है। तो न्यूक्लियस का डीएनए, न्यूक्लियस अपना डीएनए नहीं दे देता है बाहर कि मेरा डीएनए रख लो, ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियस के अंदर 80s टाइप ऑफ डीएनए मिलता है यूकैरियोट्स में, वेयरएज यूकैरियोट्स में, साइटोप्लाज्म में 70s डीएनए होता है। पर हर सेल ऑर्गेनेली में सेल डीएनए नहीं होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनेली को जरूरत नहीं है डीएनए का। ठीक है, यस मैम। ओके, यहाँ तक हो गया तो बताओ, फिर हम आगे समझाते हैं। यस मैम, यहाँ तक हो गया। ओके, आगे रीड करते हैं। Inheritance of cytogene in organism occurs only through female, because female gamete has karyoplasm. Simultaneously, it has cytogene because of more cytoplasm. The male gamete of higher plant is called male nucleus. It has very minute amount, equivalent or nil cytoplasm. So male gamete only inherits karyogene. अब देखो ह्यूमंस के केस में क्या होता है या एनिमल्स के केस में क्या होता है। जस्ट लुक एट द बोर्ड राइट नाउ, बोर्ड पे देखो अभी। देखो ह्यूमंस में जब कभी भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जाइगोट जो है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जो कि 2 सेल के फ्यूजन से बन रहा है। तो ये जो जाइगोट बनता है ये 2 पेरेंट्स के गेमीट के फ्यूजन से बनता है। ओके, तो एक पेरेंट से हमारा मेल गेमीट आता है और दूसरे पेरेंट से हमारा फीमेल गेमीट आता है। ठीक है, नाउ अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इन फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल का सिर्फ न्यूक्लियस आता है,
जाइगोट फॉर्मेशन में मेल सिर्फ अपना न्यूक्लियस देता है जिसका प्लॉइडी होता है एन। फीमेल क्या क्या देती है? शी गिव्स द न्यूक्लियस जिसका प्लॉइडी है एन। एन और एन मिलकर के 2n बन जाता है। और फीमेल जो है न्यूक्लियस के अलावा अपना साइटोप्लाज्म भी देती है। तो एक जाइगोट में माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कुछ भी है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। एक जाइगोट में क्लोरोप्लास्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। यहाँ पे एनिमल की बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर कोई और ऑर्गेनेली हो जिसमें डीएनए अटैच्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर बात करें, या फिर कुछ भी ऑर्गेनेली जो है, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडीज, नहीं गोल्गी बॉडीज भी नहीं होता है गैस, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ईआर होता है, जितना भी उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज भी है, फिर लाइसोसोम्स है, ये जितना कुछ भी है ये चाइल्ड में कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम द मदर। फादर से न्यूक्लियस के अलावा कुछ भी नहीं आता है, ठीक है? फादर से न्यूक्लियस के अलावा जाइगोट में कुछ भी नहीं आता है। एवरीथिंग एल्स कम्स फ्रॉम द मदर, बी इट द साइटोप्लाज्म प्लस ऑल द ऑर्गेनेलीज ऑफ साइटोप्लाज्म। जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सब मदर से आते हैं, प्लस द न्यूक्लियस इज कमिंग फ्रॉम द मदर एंड साइटोप्लाज्म इज कमिंग फ्रॉम द मदर। फादर से क्या आता है? तो सिर्फ न्यूक्लियस आता है फादर से, ठीक है? ठीक है, हाँ मैम। तो साइटोजीन कहाँ से आ रहा है? साइटोजीन मदर से आ रहा है या फादर से आ रहा है? मदर से। मदर से आ रहा है, तो साइटोजीन कम्स फ्रॉम द मदर। कैरियोजीन कहाँ से आ रहा है? मैम फादर से। मदर से नहीं आ रहा। हाँ सॉरी मतलब मदर से भी आ रहा है और फादर से भी आ रहा है, पर मदर दोनों से आ रहा है। साइटोप्लाज्म भी दे रही है। सिर्फ मदर से आता है और कैरियोजीन दोनों से आता है, मदर और फादर दोनों से आता है, ठीक है? और साइटोजीन सिंस मदर से मोस्ट ऑफ द थिंग्स आ रहा है, साइटोप्लाज्म मदर से आ रहा है, सेल ऑर्गेनेलीज मदर से आ रहा है, प्लस न्यूक्लियस तो इक्वली आ रहा है फादर और मदर दोनों से। तो मोस्ट ऑफ द चीज जो है, ज्यादातर चीजें जो है वो मदर से आ रही है, इसलिए वी कॉल इट एज मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है? इसलिए वी कॉल इट एज मैटरनल इनहेरिटेंस इन केस ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन के केस में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को मैटरनल इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारा साइटोप्लाज्म मदर से आ रहा है। तो ह्यूमंस के केस में मैटरनल इनहेरिटेंस ही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ही मैटरनल इनहेरिटेंस है, ठीक है? मिस ये मैटरनल इनहेरिटेंस क्या है, एक बार फिर से समझाइए ना। मैटरनल इनहेरिटेंस मदर से क्या क्या आ रहा है? मदर से साइटोप्लाज्म आ रहा है, सेल ऑर्गेनेलीज सारे मदर से आते हैं, और न्यूक्लियस मदर से आ रहा है। फादर से क्या आ रहा है? न्यूक्लियस आ रहा है। तो जितना साइटोप्लाज्म है सारा मदर से आ रहा है ना? तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किधर से आ रहा है? मदर के साइड से आ रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्म मदर के साइड से आ रहा है। तो ह्यूमंस के केस में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज मैटरनल इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो सिर्फ मदर का होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस, और इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ज्यादातर एनिमल्स के केस में मैटरनल इनहेरिटेंस ही देखने को मिलता है। समझ रहे हो? यस मैम। So just write it down that inheritance of cytogene in organism occurs only through female. स्क्रीन शेयर पे लिखा हुआ है, स्क्रीन शेयर पे लिखा हुआ है।
Write it down. Inheritance of cytogene in organisms occur only through female, because female gamete has karyoplasm. Simultaneously, it has cytogene because of more cytoplasm. Ovum has always more cytoplasm and sperm has less cytoplasm. Usme bhi the whole of sperm does not enter, only the sperm head enters with the nucleus. So सारा का सारा cytoplasm पीछे रह जाता है. So it's maternal inheritance. अब इस केस में रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं कर सकते कि फादर से साइटोप्लाज्म आ रहा है और मदर से न्यूक्लियस आ रहा है और मदर से साइटोप्लाज्म नहीं आ रहा है. इस केस में रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं हो सकता है. रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज इट्स नॉर्मल दैट द साइटोप्लाज्म इज कमिंग फ्रॉम मदर. इट इज नॉर्मल. अगर साइटोप्लाज्म फादर से आने लग जाए, that will have some abnormalities in it, because only the sperm head has to enter, only the nucleus has to enter. अगर न्यूक्लियस के अलावा कुछ और एंटर करता है तो that will cause problem. Okay, so यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं लगता है. ऐसा नहीं कि यहाँ पे फादर से साइटोजीन और कैरियोजीन प्रोवाइड करवा रहे हो और मदर से कैरियोजीन, ऐसा मत करना. हम कैरियोप्लाज्म मतलब यहाँ पर इट हैज कैरियोप्लाज्म. कैरियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं कैरियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ठीक है. मैम मैन में नहीं होता है कैरियोप्लाज्म? मेन में भी होता है कैरियोप्लाज्म. मेन में भी होता है कैरियोप्लाज्म. कैरियोप्लाज्म तो आएगा ही ना. न्यूक्लियस एंटर करेगा तो न्यूक्लियस के अंदर का सारा कंटेंट्स एंटर करेगा, तो कैरियोप्लाज्म एंटर करेगा. यस मैम, समझ गए. साइटोप्लाज्म एंटर नहीं करता, कैरियोप्लाज्म एंटर करेगा. और बस एक स्टेटमेंट और लिखना कि इनहेरिटेंस ऑफ साइटोजीन अकर्स ओनली थ्रू फीमेल, आल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस. और ये सेंटेंस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग एसेंशियल ऑर्गेनेलीज लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड ऑर्गेनेल. मैम ये भी लिखना है, द मेल गैमेट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड मेल न्यूक्लियस. नहीं नहीं नहीं, वो मत लिखो, वो मत लिखो. जितना मार्क्ड है, 3 सेंटेंस मार्क्ड है, उसको 3 सेंटेंस लिखो. चलो कॉपी डाउन पूरा लिख लो, उसके बाद ही रख सकते हैं. मैम इसके नीचे ये भी लिखिए क्या, देयर इज अ रेसिप्रोकल कॉज इन द नहीं कंडीशन. नहीं, वो मत लिखो. ये लिखना हो तो चाहे लिख लो बोर्ड पर जो है, पर पहले स्क्रीन शेयर वाले को लिख लो सारे, उसके बाद फिर लिखना. हो जाए तो प्लीज बता देना. वी हैव ओनली अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट, तो इस टॉपिक को खत्म करें फिर. यस मैम, हो गया. यस हो गया मैम. ना? हो गया मैम. ओके, सभी का हो गया. जिसका नहीं हुआ टेक अ स्क्रीनशॉट. वेट वेट वेट, जिसका नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट लो.
स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लेना कॉपी में बाद में। चलो डन, सो आई एम रबिंग इट ऑफ नाउ। Shall we look at the examples? Examples देखो, पहला एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा का। मिराबिलिस जलापा में किस चीज का है एग्जाम्पल? So the first example is cytoplasmic inheritance in Mirabilis jalapa plastids में, ठीक है? So in Mirabilis jalapa, leaf color is decided by the plastid present in the leaf cell. अब हम लोगों को पता है कि कलर जो है, कलर इन द लीफ इज डिसाइडेड बाय द प्लास्टिड। कलर जो है, पिगमेंटेशन जो है, वो प्लास्टिड डिसाइड करता है, ठीक है? तो प्लास्टिड जो है यहाँ पर, प्लास्टिड इज गिविंग द एग्जांपल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सबसे पहली बार साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट कार्ल कॉरेंस। और कौन से प्लांट पे डिस्कवर किया था उन्होंने? He discovered that on Mirabilis jalapa. Mirabilis jalapa पे डिस्कवर किया था। It was done by Carl Correns. ठीक है, कार्ल कॉरेंस ने डिस्कवर किया था इन मिराबिलिस जलापा। अब प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। किसी को डाउट इसमें? प्लास्टिड साइटोप्लाज्म में होता है या न्यूक्लियस में होता है? मैम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। प्लास्टिड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर कभी प्लास्टिड नहीं होता है। तो प्लास्टिड जो है वो लीफ के कलर को डिसाइड कर रहा था। तो इट कैन बी वेराइगेटेड, वेराइगेटेड मतलब थोड़ा सा व्हाइट, थोड़ा ग्रीन, फिर व्हाइट, वैसा। इट कैन बी कंप्लीटली ग्रीन और इट कैन बी कंप्लीटली व्हाइट। अगर प्लास्टिड में क्लोरोफिल एब्सेंट है तो द लीफ कैन बी कंप्लीटली व्हाइट। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो द लीफ विल बी ग्रीन। और अगर क्लोरोफिल जो है वो पैचेस में प्रेजेंट है तो द लीफ इज वेराइगेटेड। कुछ लीव्स को देखोगे जिसमें व्हाइट और ग्रीन का स्ट्राइप्स नजर आता है, दैट इज अ वेराइगेटेड लीफ। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है? द जेनेटिक inheritance or the characteristic is not decided by the chromosome present in the nucleus. The characteristic is being decided by the plastid. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कौन डिसाइड कर रहा है? तो प्लास्टिड डिसाइड कर रहा है। और प्लास्टिड क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनेली होता है, ठीक है? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जहां पर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिसाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक ऑर्गेनिज्म डिसाइड कर रहा है इनहेरिटेंस को, ठीक है? ठीक है, यस मैम। ओके। अब इस ड्राइंग को देख लो, यहाँ पे कुछ लीव्स जो है वो ग्रीन नजर आ रहे हैं, कुछ लीव्स जो है वो व्हाइट नजर आ रहे हैं। जिनमें नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन है, जिनमें म्यूटेंट क्लोरोप्लास्ट है वो व्हाइट है, और जिनमें मिक्स्ड क्लोरोप्लास्ट है वो व्हाइट और ग्रीन के कॉम्बिनेशन है, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर बी, मेल स्टेरिलिटी इन मेज प्लांट. Gene of male sterility is present in the mitochondria. Now mitochondria is again not present inside the nucleus. तो मेल में स्टेरिलिटी किसके वजह से हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया से हो रहा है,
So it is not a nuclear inheritance, it is a cytoplasmic inheritance. ठीक है, it is a cytoplasmic inheritance. Gene of male sterility is present in mitochondria. If a normal male plant crossed with a female plant which has genes of male sterility, then all the generation of male becomes sterile because of a particular gene that was present with female, which was inherited by female. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया फिर से फीमेल से आ रहा है. Mitochondria is coming from the female because the cytoplasm is coming from the female. So cytoplasm female से आ रहा है, but that is deciding the male sterility. Why? Because the cytoplasm that is coming from female, that is containing a defective mitochondria. ऐसा mitochondria that is responsible for causing male sterility. So because of female cytoplasm, male sterility is being caused in maize plant. आपके सामने जो डायग्राम है, that is a maize plant. Okay? और लास्ट एग्जाम्पल जो है वो है albinism in plant. Gene of albinism is present in some of the maize plants. Gene of albinism, albinism humans में भी होता है. बहुत सारे humans में आप देखोगे स्किन पे white patches नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो मेलानिन या स्किन के नॉर्मल पिगमेंट जब एब्सेंट होते हैं, that causes albinism, that causes white patches. तो मेज में भी जब क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो वहां पे एल्बिनिज्म कॉज होता है, और एल्बिनिज्म यहाँ पे लीथल होता है. ह्यूमंस के केस में एल्बिनिज्म से डेथ नहीं होता है, पर मेज प्लांट अगर एल्बिनिज्म शो करेगा तो वहां पर डेथ कॉज हो जाता है. ठीक है, इट कॉजेज डेथ. सो दीज आर द 3 एग्जांपल्स हियर. अभी तक का जो टॉपिक है, वी आर डन विथ ऑल ऑफ इट. जितना भी मेंडलिज्म और उससे रिलेटेड टॉपिक्स थे, जितने भी उसके एक्सेप्शंस थे, वी आर डन विद दैट. नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विथ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. उसके बाद लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है. उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है. उसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना है पेडिग्री एनालिसिस और डिजीजेस. So that is all that we are left with in this chapter. ठीक है, mostly 3 to 4 classes में खत्म हो जाना चाहिए chapter अब. Is that okay? Okay, ma'am. ठीक है, तो चलो आज यहीं तक रखते हैं. See you on Thursday now. ठीक है? Thank you, ma'am. Thank you. Okay, चलो, thank you. हम इसका PDF सेंड कर देंगे तुम लोगों को. मेरे पास जो PDF है डायग्राम्स वाला, ये हम सेंड कर देंगे. ओके, ओके. चलो ठीक है, बाय.